प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 4 जून 2025 है, दिन बुधवार है। आज गणपति बप्पा का दिन है। गणपति बप्पा को सफलता और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। क्योंकि आप तैयारी में जुड़े हुए हैं, आपकी बुद्धि उस तैयारी में एकदम 100% लगी रहे, इसलिए संजय सिविल फोरम परिवार के जो भी छात्र एवं छात्राएं हैं, मैं गणपति बप्पा से हमेशा आपकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करूंगा और आप हमेशा प्रयत्न को जारी रखें। और संजय सिविल परिवार के अलावा जो व्यक्तिगत हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उनको भी बापा गणपति बुद्धि दे और सफल इंसान बनाए और वो आगे दिन दुगनी रात चौगनी अपनी तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को शुरुआत कर रहा हूं और जैसा कि आप सर्वविदित हैं, बार बार वीडियो से परिचित हैं ही, निरंतर वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो और उससे आप बहुत सारा चीज को भी प्राप्त कर रहे हैं वीडियो से। तो वीडियो को आगे क्रम को बढ़ाते हुए जो टॉपिक्स मैं लेकर आ रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मौर्य पीरियड को शुरू किया। प्राचीन भारत के इतिहास में प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री पढ़ाने के बाद हिस्टोरिकल हिस्ट्री में मैं मौर्य पीरियड को शुरू हुआ हूं। तो जिस मगध की सत्ता 16 महाजनपद में मगध से सत्ता की शुरुआत हुई और मगध की पहली राजधानी राजगीर है, जिसे गिरिवज्र के नाम से उस समय जाना गया है। इसके बाद जो है उसकी दूसरी राजधानी इसी पाटलिपुत्र है, जिससे हम अभी वीडियो बना रहे हैं उदयन के द्वारा। इसके बाद इसकी तीसरी राजधानी वैशाली। तो बिंबिसार ने जिस मगध की साम्राज्य को फैलाने का काम किया और उसे एक अखिल भारतीय स्वरूप मौर्य पीरियड में ही देखने को मिला। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश तमिलनाडु और केरल को छोड़कर भारत के हर कोने में उसकी सत्ता बरकरार थी। एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थे, जहां से पाटलिपुत्र से शासन होता था। उसका प्रभाव हर जगह भारत के हर कोने में था। तो एक अखिल भारतीय प्रशासन भी दिए मौर्य काल, और चूंकि एक अच्छा प्रशासन है मौर्य काल में, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज का भी विकास हुआ। आर्थिक डेवलपमेंट भी हुआ, सोशल डेवलपमेंट भी हुआ, आर्ट एंड कल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ। तो मौर्य पीरियड में हर जगह डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आज मैं जो टॉपिक्स को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं, इकोनॉमिक्स लाइफ ऑफ मौर्य पीरियड, यानी मौर्य पीरियड की आर्थिक व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा। तो मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, एक अखिल भारतीय साम्राज्य और इतनी बड़ी सेना, 6 लाख पैदल सेना होना चंद्रगुप्त मौर्य का, और एक बहुत बड़ा नौकरशाह। तो इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए जब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा तो यह कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मौर्य पीरियड की अर्थव्यवस्था ही उतना ही मजबूत है। पहली बार आप देख रहे हैं कि मौर्य पीरियड भी अखिल भारतीय स्तर पर अपनी अर्थव्यवस्था को फैलाए, और मौर्य पीरियड की जो अर्थव्यवस्था है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी हो गई, और अंतर्राष्ट्रीय से बहुत सारा इसमें जो है विकास होना शुरू हो गया। तो मौर्य पीरियड की जो अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत हैं, साधन हैं, वह कृषि है, पशुपालन है, व्यापार और वाणिज्य है। फिर सुनिएगा, पहला है कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। तो 3 है। तो अर्थव्यवस्था के 3 साधन हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, मौर्य पीरियड में सबसे ज्यादा जो पहले स्थान पर है वो कृषि को रखा गया है। और आप देख रहे हैं कि कृषि, पशुपालन और व्यापार और वाणिज्य को कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, इसके सम्मिलित रूप को वृत्ति कहा गया है या वार्ता कहा गया है। यानी कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य को हम लोग वृत्ति कहे या वार्ता के नाम से पुकारा गया है, ऐसा कहते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा। अब बात होती है कि मौर्य पीरियड में कृषि सबसे महत्वपूर्ण है।
अब यह जो कृषि है, यह दो प्रकार की कृषि है। एक सरकार के द्वारा कृषि हो रही है और एक निजी क्षेत्र में किसान के द्वारा कृषि हो रही है, खेती पैदावार हो रहा है। तो जो सरकारी खेती है, सरकारी जमीन पर खेती हो रही है, उसको सीता के नाम से जाना गया। तो सरकारी जमीन पर जब खेती हो रही है तो उसको किस नाम से जाना गया? सीता के नाम से जाना गया। और इस सरकारी भूमि पर जो खेती जो होती थी उसका सरकारी नियंत्रण सीता अध्यक्ष अधिकारी करते थे। कौन करते थे? सीता अध्यक्ष। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यह जो सीता अध्यक्ष जो इसका देख रेख करते थे अधिकारी थे, जो हमारे दास लोग थे, हमारे युद्धबंदी में कैदी में जो लोग थे, उसके वो सरकारी जमीन पर खेती कराई जाती थी, उसी से सरकारी जमीन पर खेती होती थी, दास के द्वारा, युद्धबंदी के द्वारा। अब जो निजी किसान थे, वो निजी किसान अपनी खेती करते थे और सरकार को, मौर्य प्रशासन को भू राजस्व देते थे कृषि के बदले। और मौर्य काल में जो निजी किसान थे वो खेती करते थे, वह राजस्व देते थे, भू राजस्व कर देते थे और उसको भाग कहा जाता था। यानी भू राजस्व कर को भाग कहा जाता था। मौर्य काल में भू राजस्व कर 1/4 से 1/6 लिया जाता था, है ना। तो आप देख रहे हैं कि वह जो निजी किसान है उसको सरकार की ओर से अच्छे बीज दिए जाते थे, अच्छी फसल की गुणवत्ता के लिए टेक्निक उसको बताया जाता था। इसके बाद सरकार की ओर से ऋण भी प्रदान किए जाते थे। जस्ट लाइक ऐसा ही अभी सरकार किसान के द्वारा कर रहे हैं। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अभी भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था है जिसमें खेती हो रही है, वो मौर्य पीरियड की बहुत बड़ी देन है। इसकी शुरुआत मौर्य काल कर चुके थे बहुत पहले। तो आप देख रहे हैं कि सरकार की ओर से किसान को जो है ऋण दिया जा रहा है, बीज अच्छे दिए जा रहे हैं और उसको गुणवत्तापूर्ण अच्छी से पैदावार हो सके तो सरकार की ओर से इससे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब बात हो रही है कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि मौर्य काल में साल में 3 बार फसल उगाए जाते थे, जबकि मेगनास्त्रीज की इंडिका बताता है कि मौर्य काल में साल में 2 फसल होते थे, है ना। और उस फसल में सबसे ज्यादा ये लोग धान की खेती करना ज्यादा पसंद करते थे मौर्य काल में। इसके अलावा जो किसान की खेती होती थी वो पैदावार अच्छा हो, जब तक पानी खेत में नहीं जाएगा तो पैदावार अच्छा नहीं होगा। इसलिए मौर्य काल ने सिंचाई व्यवस्था पर जोर दिया और यही कारण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत जो गुजरात में है वहां पर सुदर्शन झील बनवाया और उस झील के नहर के माध्यम से खेती पानी जो है वो खेत में चली गई। सुदर्शन झील से नहर बनाया गया और नहर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की गई और मौर्य काल में सिंचाई जो होती थी उस पर भी कर लगते थे और उस कर का नाम है सेतुबद्ध। यह कई बार पीसीएस में भी क्वेश्चन आया है कि मौर्य काल में जो सिंचाई कर होते थे उसको सेतुबद्ध कहा गया है और वह कर का जो भाग होता था 1/3 से 1/5 जो है वो सिंचाई कर भी लिया जाता था। इसके अलावा मौर्य काल में बलि एक उपकर है और पूरे गांव से सामूहिक रूप से भी ऋण को लिया जाता था, जिसे पिंड कर के नाम से भी जाना गया है मौर्य काल में। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कितनी मजबूत है मौर्य काल की, बहुत ही ज्यादा मजबूत है मौर्य काल की एग्रीकल्चर। दूसरा बात, उस काल में पशुपालन में गाय, बैल, भैंस, ऊंट, सुअर, भेड़ ये सब पाले जाते और एक अलग पशुपालन विभाग ही था। पशु के लिए चारागाह की व्यवस्था होती थी। पशु की चिकित्सा के लिए एक अलग विभाग भी था मौर्य काल में, जो अभी की तरह जैसा अभी भी होता है, पशुपालन विभाग एक अलग होते हैं। इसकी नींव मौर्य काल रख चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है व्यापार और वाणिज्य। तो मौर्य काल में स्थल मार्ग और जल मार्ग यानी समुद्री मार्ग से भी व्यापार होते थे। तो मौर्य काल में आप देख रहे हैं कि चूंकि अखिल भारतीय एक पूरा साम्राज्य है, तो मौर्य काल में इस पाटलिपुत्र से लेकर जो है पेशावर तक जो है रोड को बनाया गया है। फिर पाटलिपुत्र से कर्नाटक तक रोड को बनाया गया है, जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन, सड़क के माध्यम से
माल को भेजा जा सकता है स्थल मार्ग के द्वारा। इसके अलावा मौर्य काल में जो पश्चिमी भारत है उसमें गुजरात में सोपारा और भरूच प्रमुख बंदरगाह है और इसी सोपारा और भरूच बंदरगाह से मध्य एशिया से माल आते थे और जाते थे, आयात और निर्यात होता था। मिस्र हो, सीरिया हो, मध्य एशिया के देश हो, ईरान हो, इराक हो, सभी से माल आते जाते थे भरूच बंदरगाह पर और सबसे व्यस्तम बंदरगाह मौर्य काल में भरूच बंदरगाह है गुजरात की। इसके अलावा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति बंगाल की प्रमुख बंदरगाह है मौर्य काल। मौर्य काल की जो व्यवस्था है, सूती वस्त्र सबसे प्रमुख उद्योग माने जाते थे मौर्य काल में और सूती वस्त्र का केंद्र पूरे भारत में बनारस था और इलाहाबाद था उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग केंद्र थे कोयम्बटूर और अभी भी दक्षिण भारत को कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अभी भी। तो मौर्य काल के जो सबसे प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग है। इसके अलावा उसमें कई उद्योग है जैसे मृतभांड मिट्टी के बर्तन के उद्योग भी थे, चमड़ा उद्योग भी थे, इसके अलावा खनन उद्योग भी था। तो खनन उद्योग के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिसका नाम है अंकरा अध्यक्ष, जो जमीन के अंदर जो खनन होते थे बड़ी पर्याप्त मात्रा में खनन उस समय हुए हैं मौर्य काल में, धातुक जो है जमीन के अंदर से। इसके अलावा मौर्य काल में पोतवा अध्यक्ष एक अधिकारी है जो निरीक्षण करता था कि कोई भी व्यक्ति जो भी व्यापारी है पोतवा अध्यक्ष के अधीन कार्य करते थे और पोतवा अध्यक्ष ये निगरानी करता था कि कोई भी व्यापारी कितना गुणवत्तापूर्ण वस्तु को बेच रहा है। क्योंकि हम आपको नगर निगम हम पढ़ाए हैं तो नगर निगम में जो 6 समिति होती थी तो जो चौथा समिति होता था किसी वस्तु का मूल्य तय करता था और कोई भी व्यापारी अगर सरकार इतना मूल्य तय कर देती थी तो उसको उतना मूल्य में ही सामान को बेचना पड़ता था। ये चौथी समिति बता रही है कि मौर्य काल में सामान की मूल्य को तय कर दिया जाता था। इसके बाद सामान कितना गुणवत्तापूर्ण बन रहा है वो 5वां समिति देखती थी। अगर कोई मिलावट करता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती थी। व्यापारी उचित बटखारा हो, माप तौल की भी व्यवस्था थी। इस माप तौल को पोतवा अध्यक्ष देखते थे कि उचित व्यापारी जो है माल को सही ढंग से तौल रहे हैं कि नहीं। और कोई भी व्यापारी राष्ट्रीय जो व्यापार करते थे उसमें वो 5% से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते थे। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसमें 10% से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। यानी व्यापार और वाणिज्य पर इतनी जबरदस्त अंकुश मौर्य पीरियड की एक बहुत बड़ी खासियत। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी व्यापार और ट्रेड है इसकी। तो निश्चित तौर पर यह व्यापार और वाणिज्य में सिक्का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण कहा गया है, चांदी के सिक्के को शतमान कहा गया है। उस समय बड़ी संख्या में सिक्का जो है चले हैं। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड मैं आज इसको विस्तार पूर्वक मौर्य काल के व्यापार और वाणिज्य को काफी विस्तार से बताया हूं, हर दृष्टिकोण में रखते हुए, मेंस को ध्यान में रखते हुए। और मुझे आशा है कि आप बार बार इस वीडियो को कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करें। जिस दिन आपकी पूरी पढ़ाई पर कॉन्सेप्ट पूरी बन गई तो भारत का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, यूपीएससी का पीटी हो, मेंस हो, हर पीसीएस हो, हर एग्जाम को आप क्रैक करने में सफल हो। और मेरी भी यही हार्दिक इच्छा है कि मेरे द्वारा जो भी छात्र जुड़े हैं उसको हमेशा वो कामयाब हो जाए, किसी भी एग्जाम में बैठे वो एग्जाम को क्रैक करने लायक अपनी तैयारी का लेवल बना ले। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामना देता हूं, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें, अपनी कार्यशैली में अडिग रहें और अर्जुन की तरह जो आंख देख रहा था अर्जुन, उसी तरह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और आने वाला समय आपके लिए बहुत खुशहाल हो, आप सफलता लेकर आए, इससे ज्यादा मुझे खुशी नहीं होगी। और संजय जी की तरफ से जो भी लोग जुड़े हैं मैं बार बार सभी को शुभकामना देता हूं कि सभी की प्रगति हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो का ही विराम देता हूं। धन्यवाद।